Good evening, all the dear delegates. Today we are going to arrange a very beautiful lecture on Rasa Pachak. As we all know, Rasa Dhatu is the most fundamental or the first Dhatu which has role in everyone's life, but a special role in female especially because we all know that Rasa Dhatu, the Upadhatu of Rasa Dhatu is Artav and Stan. So today we are going to see or understand the role of Rasadhatu, understand the role of Rasapachakvati, that is the first kalpa of Satat Jwar. Okay, we know there are five types of jwara. So Santat, Satat, Trutiyak, Chaturdak, so all these jwaragna, kashaya which we have seen in Jwara chapter. From that, the first one it resembles Rasapachak Yog, right? So we are going to see the importance of Rasapachak Yog in female patients, especially. As we all know that since last 2 weeks we are concentrating on women's health. Last Wednesday we conducted the workshop of thyroid disorders, how to understand thyroid disorders in female patients, and what is the ayurvedic treatment that we follow. So if anyone has missed the lecture, I'll put the recordings of those lecture also after this session in the WhatsApp group, and today's recording will also be available. Okay, and to give knowledge on this very important topic, we have with us Dr. Shilpa Yerme ma'am. So we won't take much of your time because we are already late. We all know Dr. Shilpa Yerme ma'am. Last time also she has given a very beautiful lecture on thyroid disorder. So I welcome Dr. Shilpa Yerme ma'am to Yes, enlighten us on today's topic. yes. Thank you very much, Dr. Manju ma'am, for this opportunity. एंड नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप माय वॉइस इज क्लियर एंड माय Yes, ma'am. स्लाइड्स आर आल्सो विजिबल। सो लेट्स डिस्कस समथिंग न्यू अबाउट, जैसे अभी मैम ने बताया कि रसपाचक योग ये थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है, बट जैसे ऑनलाइन वेबिनार्स काफी हो चुके हैं पिछले 4-5 सालों से, तो हमने कई बार संभाषण वगैरह जो किए उसमें इन रसपाचक योग को हमने बहुत बार डिस्कस किया है। और मेरे विचार से ये जो योग है रसपाचक रक्तपाचक, ये महाराष्ट्र में ज्यादा यूज होते हैं एज पर माय नॉलेज। बाकी प्रांतों में वैसे इसका कम यूज किया जाता है, ऐसे मैंने देखा है। तो सबसे पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं कि इसमें दो वर्ड्स है, रस और पाचक। रस ये धातु के रूप में है, हमारे शरीर में जो 7 धातु है उसमें से रस धातु के लिए खास करके जो एक योग बनाया गया है, इसको नाम दिया गया है रस पाचक। अब पाचक शब्द को समझ लेते हैं कि पाचक क्या है। पाचन और दीपन ये दो आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। पाचन और दीपन कब कैसे करना है, वैसे हमने काय चिकित्सा जैसे अम्लवात संधिवात या बाकी जो व्याधि होते हैं उनमें इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया है। बट कई बार हम भूल जाते हैं कि इनका उपयोग, इनका प्रयोग हम स्त्री विकारों में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय को डिस्कस करने वाले हैं कि इस रसपाचक योग को हम स्त्रियों में कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले इन इसके कंटेंट्स क्या है इसको समझ लेते हैं। रसपाचक, अब आपका सभी का ये प्रश्न जरूर होगा कि रसपाचक योग, इसका आपको रेफरेंस कहाँ मिलता है। जैसे मैम ने अभी बताया कि चरक संहिता अष्टांग हृदय में जो ज्वर के लिए कषाय का वर्णन किया है, इसमें इस रसपाचक का उपयोग या वर्णन किया जाता है। अब इसमें 3 द्रव्य आते हैं, इंद्रयव, पटोल एंड कुटकी। कई बार जैसे मार्केट में जो रसपाचक वटी अवेलेबल है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में या कॉम्बिनेशंस में हो सकती है। अलग अलग कंपनियां इसको बनाती है। कुछ कंपनियां इसमें कज्जली यानी पारक और गंधक ये भी यूज करती है। बट बेसिकली जो ग्रंथोक्त शास्त्रोक्त वर्णन है, या जिसका मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, इंद्रयव, पटोल एंड कुटकी, तो ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब एक एक हम डिस्कस करने वाले, तो थोड़ा मैं और फोकस आपका बढ़ाना चाहती हूँ दीपन पाचन की तरफ। सो दीपन एंड पाचन,
दीपन यानी दीप्ति करने वाला, जैसे आयुर्वेद में अग्निमांद ये सभी रोगों का मूल कारण माना है ना। तो दीपन, अब थोड़ा आप सभी से मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगी। आप सभी लोग दीपन, आपके नॉलेज में जो भी सारे दीपन द्रव्य है, जैसे कभी कभी आपके घर में किसी को भूख नहीं होती है, कोई बोलता है कि अरुचि है, कुछ खाने का मन नहीं है, तो कुछ तो मुझे ऐसा अलग से बना के दो, या आप क्या यूज करते हैं मुझे बताइए। अगर आपके घर में कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बोलता है कि भूख नहीं है, खाने का मन नहीं है, तो आप उसको क्या देते हैं? व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग आप यूज करते हो? प्लीज कैन यू पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। चित्रकादी बटी, ओके वेरी नाइस। अदरक लेमन, वेरी नाइस, ओके बिल्कुल, वो शुंठी अदरक चित्र, यस। गर्म पानी, बिल्कुल ये भी सही है। अदरक विथ नींबू एंड चित्रकादी बटी, बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नींबू दीपन पाचन शंखवटी, आशा जी ठीक है। और कोई ऑप्शन? अदरक साल्ट, बहुत ही बढ़िया अमन जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी के उत्तर मैं पढ़ रही हूँ। आप और भी कुछ इनपुट्स मुझे चाहिए, काफी संख्या में आज लोग जुड़े हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपकी रुचि इस क्लास की तरफ बढ़ी है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा इंटरेस्टिंग है। धनिया, वेरी नाइस मैम। तो चलिए बिल्कुल, तो दीपन और पाचन, तो दीपन जैसे अदरक या शुंठी, ये दीपन और पाचन दोनों का काम करती है। जैसे दीपन ये अग्नि दीप्ति करने वाले द्रव्य होते हैं, जहां पर अग्निमान है वहां पर हम दीपन करेंगे। अब दीपन कब देंगे बताइए? दीपन द्रव्यों को कब यूज करना चाहिए स्टैंडर्ड वे में? दीपन द्रव्य कब देंगे? यस, फरीन जी, दीपन द्रव्यों का उपयोग कब करवाएंगे आप? खाने के पहले या खाने के बाद? अनघा जी, बिफोर फूड, वेरी नाइस, बिल्कुल। खाने के पहले अगर आप देते हैं तो दीपन का कार्य बहुत अच्छा होता है। और पाचन, जिसके नाम से ही पता चल जाता है कि जो पाचन का कार्य करता है, जहां पे पाचन डिस्टर्ब हुआ है, वहां पर इसका अगर आप उपयोग करने जा रहे हो इन द्रव्यों का, तो इसको हम खाने के बाद देते हैं तो इसका बेहतर परिणाम आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी आप में से ही बहुत सारे लोगों ने दिया है कि हमारे घर में अदरक शुंठी अवेलेबल होती ही है, तो अदरक अगर आप देते सवेरे उठने के बाद, एक सिंपल सा मैं बताती हूँ मेरा फॉर्मुलेशन। एक छोटा सा कटा हुआ अदरक का पीस, और उसको अगर आप सेंधा नमक लगाकर देते हैं तो ये बेस्ट है। जो अरुचि, अग्निमांद, बहुत सारे जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी के लिए ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा बहुत ही अच्छा कार्य करता है, जो कि दीपन और पाचन दोनों प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो बस इसी प्रकार से इन दीपन पाचन द्रव्यों के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन किया है। हमारे पास काफी कॉम्बिनेशंस है, काफी, जैसे लवन भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अमृतुंडी वटी, चित्रकादी वटी एंड सो ऑन। तो बट कहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये सारे फॉर्मुलेशंस और जो अनुभूत है, जो प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं ज्यादा, या जैसे जिसके ऊपर रिसर्चेस हुए हैं, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस एंड प्रोटोकॉल्स आपको आने वाले समय में सीखने को मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए कि आप एक साथ, यानी कई सारे विकार, आप सोचिए एक, आपके पास जैसे रोज रूटीनली डिस्मेनोरिया, अगर आप गायनिक प्रैक्टिस करते होंगे तो डिस्मेनोरिया, ओमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, अननोन कॉज वगैरह वगैरह काफी केसेस आते हैं। तो इन सब के बारे में अगर आपको कुछ ऐसे कल्पों के बारे में जो इस पे बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, अगर आपको ये सीखने को मिले, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों द्रव्यों को समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे इंद्रियों की बात करेंगे तो ये तिक्त कषाय रस का है, इसका वीर्य शीत है और विपाक कटु है, इसका गुण लघु और रुक्ष है। पटोल सबसे बेस्ट, इवन पटोल का काढ़ा, पटोल का चूर्ण भी आप यूज करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन कार्य होता है। कुटकी लघु और रुक्ष गुण की है, इसका वीर्य शीत है और ये कटु विपाक वाली है। तिक्त इसका रस है। तो इन तीनों द्रव्यों के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास अवेलेबल है वो है रस पाचक वटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो जहां पर भी रस दृष्टि है, अब रस धातु के बारे में मैं थोड़ा बात करती हूँ। रस धातु ये आद्य धातु है। तत्र अहरहर गच्छति इति रसः, यानी शरीर में जो हर क्षण में वहन करता है वो रस धातु है। रस धातु ये आद्य धातु है, जिससे आगे सभी धातु बनते हैं। धातु ही धातु आहार, रस धातु से ही आगे के धातुओं का निर्माण होता है। यानी बेसिकली रस धातु अगर अच्छा बनता है तो आगे सभी धातु अच्छे बनते हैं। आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति में रस दृष्टि होती है,
तो आगे की धातु कैसे बनेंगे, अब इसके ऊपर थोड़ा विवाद भी होता है। जैसे आयुर्वेद में त्रिविध धातु पोषण न्यायों का वर्णन किया गया है, और हम ये भी समझते हैं कि धातु, एक धातु का दूसरे धातु पर परिणाम निश्चित होता है, थोड़ा समय लग जाता है। अब इसमें जैसे न्यायों के अनुसार विचार करेंगे तो अलग अलग भेद हो सकते हैं, बट निश्चित रूप से रस धातु के विकार का, रसदुष्टि का परिणाम अगले धातुओं पर होने वाला है। तो रस प्रदोषक से विकार या रस दुष्टि के लक्षण जहां पे भी आपको मिल जाते हैं, भले वो सिंपल से भी लक्षण हो, जैसे अरुचि है, रिल्लास है या तंद्रा है, जो आमतौर पर ज्वर जैसे व्याधियों में हम देखते हैं, इन सभी व्याधियों में हमें रसपाचक योग का बिल्कुल अच्छे से उपयोग होता है। बट थोड़ा मैं आगे और फोकस बढ़ाऊंगी आपका स्त्री विकारों पर। सबसे पहले आता है स्त्रियों के बारे में, जो बहुत ही कॉमन डिसीज है, ग्लोबल लेवल पर भी अगर हम विचार करते हैं तो पांडुता यानी एनीमिया। अब इस पांडुता में, एनीमिया में जो स्त्रोतो अवरोध है या जो भी चैनल्स ब्लॉक हुए हैं, जैसे एनीमिया या पांडु, ये रस दुष्टि वाला व्याधि है। इसमें रस धातु और रक्त धातु, जैसे चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार विचार करेंगे तो रस भी दुष्टि है और रक्त की भी दुष्टि होती है। तो इसमें हमें इस एनीमिया के पेशेंट्स में जो भी अरुचि या अग्निमांद्य जैसे लक्षण मिलते हैं, इसमें रसपाचक योग का बहुत ही अच्छे से उपयोग होता है, जो स्रोतसों का अवरोध दूर करता है। इसके साथ साथ हमारे चैनल्स में, स्रोतस में जो भी एक प्लेग, या आप इसको मल कहिए या आप इसको अपाचित अंश कहिए, जो भी कहेंगे, बट हम ये कंसेप्ट तो मानकर चलते ही है कि हमारे शरीर में स्त्रोतो में पुरुष, स्त्रोतो में शरीर, इसकी कल्पना की, मतलब इतना अच्छा सुंदर वर्णन किया है कि यावंता पुरुषे मूर्तिमंत भाव विशेष तावंता अस्मिन शरीरे स्रोतसा, यानी हमारे शरीर में जितने भाव विशेष है उतनी स्रोतस है। पूरा शरीर स्रोतसों से, चैनल से, नाड़ियों से भरा। अब इसमें अगर कुछ नाड़ियों में या कुछ चैनल्स में भी कई अवरोध आ जाता है, तो आप सोचिए कि क्या हमारे शरीर से जो पदार्थ या जो जिस प्रकार से भी वहन होना चाहिए वो होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी को हमने कहा है स्रोत अवरोध। अब इस अवरोध को दूर कैसे करेंगे, तो अवरोध को दूर करने के लिए हमारे पास थोड़े जैसे थोड़े उष्ण गुण वाले या तिक्त गुण वाले द्रव्य होने चाहिए। जो तिक्त रस, ये इस अवरोध को, स्रोतसों के अंदर छिपे हुए क्लेद को हटाता है। तो इसमें जो पटोल द्रव्य है ना, स्रोतो अवरोध करने में, दूर करने में बहुत ही अच्छा काम करेगा इसके गुणों के कारण, क्योंकि ये लघु है, रुक्ष है। रुक्ष गुण के कारण, रुक्ष का मीनिंग क्या है, यस्य शोषण शक्ति स रुक्ष, यानी जिसमें शोषण करने की क्षमता है वो रुक्ष गुण। तो यहाँ पे जो सारे द्रव्य हमने लिए हैं, एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुण वृक्ष है, तीनों द्रव्य वृक्ष गुण के हैं। तो जिसमें शोषण करने की क्षमता है वो वृक्ष गुण। तो ये तीनों द्रव्य मिलकर स्रोतसों के अंदर जो भी अतिरिक्त क्लेद जम गया है, इसको हटा देता है। सबसे बेसिक काम यहाँ से शुरू होता है इन कल्पों का, इन द्रव्यों का। अब अवरोध जैसे ही दूर होगा तो जो भी वहन करने वाले पदार्थ है, जहाँ जो भी हमें यहाँ से वहां ले जाना है, वो सारे चैनल्स खुल जाएंगे और अच्छे से वहन होने लगेगा। तो पहला काम आपका हो गया कि आपने अवरोध को दूर किया। जैसे जो 4 प्रकार के व्याधियों का बताया ना, संग, अति प्रवृत्ति, स्त्रोतोरोध वगैरह, तो उसमें एक कारण ये भी होता है। नेक्स्ट इसका काम होता है मल का अनुलोमन करना। मल जो यहाँ चिपक कर बैठा है, उसको निकाल कर किसी नजदीक मार्ग से शरीर से बाहर निकालना। फिर आप स्वेद के रूप में भी इसको निकाल सकते हैं, आप मल के, मूत्र के, श्वास के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी काम ये द्रव्य करते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी फोकस किया आपका रसा धातु की तरफ। अब सोचिए, ये आद्य धातु जिसके उपधातु है आर्तो और स्तन्य। तो मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, कि रस धातु के उपधातु आर्तस्तन्य, जो अलग चैनल्स, अलग स्रोतस के रूप में हमारे स्त्रियों के शरीर में होते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे रस धातु से ही ये बने हैं दोनों भी, आर्तो भी और स्तन्य भी। तो जब आर्तो की विकृतियां होती है या स्तन्य की विकृतियां लेकर कोई व्यक्ति, पेशेंट आता है, तो आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अभी तक आप में से कितने लोगों ने रसपाचक योग का स्त्रियों के विकारों में उपयोग किया है? बताइए मुझे प्लीज। मुझे पता है कि आप यहाँ मीटिंग में काफी सीनियर वैद्य होंगे, गायनिक प्रैक्टिशनर्स होंगे, बट आई जस्ट वांट टू नो कि क्या आप में से कितने लोगों ने इसका उपयोग किया है, बताइए प्लीज। खास करके स्त्रियों की विकारों।
मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ताकि। जी, लीना जी, ओके, वेरी नाइस। कहाँ पे? पीसीओडी में, ओबेसिटी में, वेरी गुड, यस। अभी मैं वहां इसी पॉइंट पे आने वाली हूँ। बिल्कुल। आशीष जी, ब्रेस्ट एब्सिस, वेरी नाइस मैम। स्तन्यवर्धन, गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, वेरी नाइस। अच्छा, श्वास, पीसीओडी में, दिव्या जी, ग्रेट। चलिए, बिल्कुल। आप सही बता रहे हैं, इन सभी में बहुत अच्छा कार्य होगा रसपाचक योग का। तो बिल्कुल, रस धातु की विकृतियों के अनेक प्रकार है, यानी आर्तोदृष्टि के जो भी प्रॉब्लम्स है, सिस्ट में, बिल्कुल, अमेनोरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल मैम। एक एक व्याधि को मैं अभी डिस्कस करने ही वाली हूँ। तो बिल्कुल, रस धातु की विकृति दूर करके ये रस धातु को नरिश करता है, रस धातु की नरिशमेंट को बढ़ा देता है, बिल्कुल। यानी अब आप अभी किसी ने अमेनोरिया डाला, अमेनोरिया क्या है मुझे बताइए। अमेनोरिया यानी आर्तो रेगुलर टाइम पे, समय पे नहीं आता। आर्तो समय पे नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है? आर्तो बन नहीं रहा है। आर्तो क्यों नहीं बनेगा? जब क्यों नहीं बनता है आर्तो? जब अवरोध होगा, अग्निमांद्य होगा, धातु ठीक नहीं बन रहा है, यानी आर्तो ठीक नहीं बन रहा। इसका मीनिंग एक तरफ कहा जाता है कि रस धातु ठीक से नहीं बन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रस धातु का, आर्तों का, अग्निमांद्य का, अवरोध का क्या संबंध है। अब जब भी आपके पास अमेनोरिया के केसेस आते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करिएगा रसपाचक योग से, यानी दीपन पाचन से। अग्निमांद्य है, बिल्कुल। तो ये रसपाचक योग दीजिएगा, रसपाचक वटी आप यूज कर सकते हैं, 2BD के रूप में इसका उपयोग करिएगा। जो जो भी अमेनोरिया के केसेस आते हैं उसमें, जैसे आर्तो यहाँ पे क्लियरली बनना चाहिए, आर्तो को नूरिश करना है। आर्तो बनने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स है, इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल रहेगा रस धातु, क्योंकि रस धातु ही विकृत होगा। तो रस धातु विकृत होने के कारण क्या होंगे? रस दुष्टि या रसव स्रोतस के हेतु में चिंतानाम च अति चिंतनात्, चिंता से लेकर कई सारे विरुद्ध आहार, बहुत सारे हेतु है, आप सभी जानते हैं हेतुओं के बारे में। तो ये सारे हेतु, और इससे रस धातु दुष्ट हुआ है। तो इसमें यहाँ इस दुष्टि को दूर करने के लिए हम रसपाचक योग का उपयोग करेंगे। तो अमेनोरिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। किसी भी कारण से अमेनोरिया होता है, तो मुझे लगता है वहां पे हमें पाचन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें पटोल और कुटकी जैसे द्रव्य पाचन करेंगे, जो भी क्ले जम गया है उसको दूर करने का काम भी करते हैं। सो इट इज इंडिकेटेड इन रस प्रदोषज विकार। और फिर थायराइड की बात करते हैं, रस प्रदोषज विकार, जहाँ पे बहुत सारी इसमें बहुत सारे वैरायटी आपको मिलेगी रस प्रदोषज विकार में। अरुचि, रल्लास, अग्निमांद्य, अजीर्ण से लेकर काफी इसकी लंबी लिस्ट है। बस इसमें सब में वही मेन बात होती है कि ये यहाँ पे आम बन चुका, और इस कारण से, जो कि यहाँ आम के कारण, अवरोध के कारण, हम इसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या जनरल वीकनेस के रूप में देखते हैं। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के सभी केसेस में आई सजेस्ट यू टू यूज रसपाचक योग अलोंग विद द अदर मेडिसिन। आप जो भी कुबेराक्षवटी यूज कर रहे, आप और भी कुछ लोह, पुनर्नवा, मंडू, चंद्रप्रभा, वटी, जो भी है, उन सब के साथ इसको जोड़िएगा। आपको जैसे एक 3 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जी, मैं उस पॉइंट पर आती हूँ। जो जो भी आपके क्वेश्चन है, आप जरूर पोस्ट करते रहिएगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसे वैसे मैं इसको मेरे डिस्कशन में ले। तो मेंस्ट्रुअल इश्यूज में अमेनोरिया, मेनोरोजिया, मेन, अब थोड़ा जैसे आपको लगेगा कि एक तरफ ही अमेनोरिया में काम करता है, तो मेनोरोजिया में कैसे काम करता है? तो मेनोरोजिया में कैसे काम करता है? मेनोरोजिया यानी क्या होगा कि जैसे अति प्रवृत्ति, यानी एक प्रकार से पित्त वृत्ति, पित्त प्रकोप। तो पित्त का रक्त धातु के साथ आश्रय से संबंध होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें पित्त का शमन करना है। तो यहाँ देखिए, इसके गुणों को अभी अभी मैंने जो बताया था, पित्त का शमन करने में ये जो तिक्त का रस है, पटोल है, या ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें कुटकी है, ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है। तो पित्त का शमन भी इसमें होता है, इसीलिए मेनोरोजिया के केसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की जो भी रेंज है, डिस्मेनोरिया में भी बहुत अच्छा रहेगा। डिस्मेनोरिया में जैसे कारण देखेंगे, तो कहीं ना कहीं डिस्मेनोरिया में मेरी जितनी समझ है, मुझे ऐसे लगता है कि डिस्मेनोरिया में
जो पेन होता है पेशेंट को, इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है, अवरोध जो होता है मेंस्ट्रुअल पेन में, स्रोतस में अवरोध है, स्रोतसों में कहीं पे आम बना है, कहीं पे ज्यादा स्टिफनेस हो गया है, अपान वायु की दृष्टि है, तो ऐसे केसेस में ये जो अवरोध है उसको दूर हटाने, जैसे ही आप वात का शमन करते हैं, अवरोध को हटा देते हैं, वैसे ही पेशेंट का पेन कम होता है। तो बाकी जो भी आप मेडिसिन चला रहे हैं, जैसे दशमूलारिष्ट होता है, कभी कोई अशोकारिष्ट यूज करता है, कभी कोई और जो रज वाले जो फॉर्मुलेशन है उसको यूज करते हैं, तो इसके साथ आप इसको जरूर ऐड करके देखिएगा। तो मेंस्ट्रुअल पेन के केसेस में भी ये रसपाचक योग बहुत अच्छा कार्य करेगा। इसके साथ कई बार महिलाओं को फर्स्ट डे में जो गुरुता होती है या अरुचि होती है, अजीर्ण होता है, वोमिटिंग सेंसेशन, रुल्लास वगैरह लक्षण होते हैं, अजीर्ण के लक्षण होते हैं, तो इन सभी लक्षणों के लिए भी ये काम करेगा। तो ये एक हमने डिस्कस किया कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मेनोरिया, डिसमेनोरिया, पेन, इन सब में भी ये काम करता है। पांडुता हो गया, तो पांडुता में भी ओवरऑल टिश्यू की क्वालिटी इंप्रूव होती है, रस धातु की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो आगे रक्त भी इंप्रूव होगा, रक्त इंप्रूव होगा तो बिल्कुल आ, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ जैसे छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर जैसे पीसीओडी के केस में, अगर आप ओबेस पेशेंट है, पीसीओडी का आमतौर पर वैसे केसेस हमारे पास आते हैं ना, तो इनमें भी कई बार हेवीनेस होता है, या कुछ काम करने का मन नहीं है, और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उत्साह नहीं है, या कुछ करने का मन ही नहीं होता है, बिल्कुल एकदम आलस है, और खुद का जो शरीर होता है, खुद के अंग बहुत ज्यादा गुरुता उनमें महसूस होती है, वगैरह वगैरह। तो इन सभी सिम्टम्स को कम करने के लिए भी ये रसपाचक योग काम करता है। अब और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हम आते हैं। लास्ट टाइम ही मैंने एंडोक्राइनल और थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिस्कशन लिया था, लास्ट वीक में ही। अगेन आज मैं इसी पॉइंट पे आती हूँ, क्योंकि महिलाओं से अगर कोई ग्लैंड जुड़ी है सबसे क्लोजली, तो वो है थायराइड ग्लैंड, सबसे क्लोजली, एंड एट द एज ऑफ 40 तो बहुत रिलेट होता है। बहुत केसेस आपने देखे होंगे 40, 45, 35 के एज में थायराइड इम्बैलेंसेस होना शुरू होता है। तो आज मैं आप सभी से ये बहुत ही एक बहुत ही अद्भुत विषय है, थायराइड का और रसपाचक योग का कनेक्शन। सो थायराइड ग्लैंड या हाइपोथायराइडिज्म खास करके जो बहुत ही प्रिवेलेंट एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इट इज मार्क्ड बाय द इनसफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, यानी हाइपोथायराइडिज्म यानी हार्मोन कम बन रहा है, थायराइड हार्मोन कम बन रहा है। ठीक है, अब थायराइड हार्मोन कम बनने का और हमारे इस पाचक योग का क्या संबंध है? जब थायराइड हार्मोन कम बनता है तो अल्टीमेटली हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस से स्लो डाउन हो जाते हैं। जो भी है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जो भी मेटाबॉलिज्म है वो सारे वीक हो जाते हैं, और इसके कारण से अब विकृत रूप से मेद धातु का बढ़ना, थकान, शीतता सहन न होना, स्किन ड्राई, हेयर लॉस, थीनिंग ऑफ हेयर, पतलापन, बाल्डनेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि जो आजकल चल रहा है ना, बहुत कॉग्निटिव डलनेस। एक 45 के एज के अराउंड कोई महिला जाती है ना, तो ये कॉग्निटिव डलनेस जो पहले काम आसानी से करती थी, वो अब उससे नहीं हो पाते। अब उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, उसको लगता है कि अब मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, पहले तो मैं अच्छे से कर लेती थी, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। आज महिलाओं में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई डिप्रेशन है तो वो है मेनोपॉजल डिप्रेशन, अकेलापन। इस कॉग्निटिव डलनेस जो एक क्लासिकल डिस्क्रिप्शन या क्लासिकल कोरिलेशन हम कर सकते हैं रस धातु दृष्टि से। अब थोड़ा आप याद करिए रस धातु की कार्यों को, बताइए मुझे रस धातु की कार्य क्या है, रस धातु हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, बताइए। बहुत बेसिक प्रश्न है ये, मैं पूछ रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू रिवाइज यू। मैं क्योंकि अगर आप इस फिजियोलॉजी को समझते हैं तो मुझे लगता है कि आगे आपका काम आसान हो जाएगा। सो प्लीज कैन यू पुट द आंसर्स, रस धातु के काम, फटाफट सभी के आंसर्स। आज मुझे लगता है बहुत ही अच्छी संख्या में लोग उपस्थित है, बड़ा आंकड़ा है, और इतने आंसर्स मुझे चाहिए ताकि मेरा भी जोश बढ़े।
स्किन ग्लो, हिमानी जी। ओके। पोषण, वेरी नाइस। पोषण, पोषण, प्रीनन, बिल्कुल बिल्कुल। और आंसर्स और चिंतानाम, रसो अपी श्लेष्मा जी, रस और श्लेष्मा का घनिष्ठ संबंध है। पुष्टि, वेरी नाइस। रसतुष्टि प्रीणनम च, बिल्कुल प्रीणनम। नरिशमेंट, फाल्गुनी जी, बिल्कुल नरिशमेंट, बिल्कुल प्रीणन। प्रीणन। अब प्रीणन कार्य को समझने के लिए आप देखिए प्रीणन किसका होता है। प्रीणन केवल शरीर का नहीं, प्रीणन मन का भी होता है। प्रीणन मन का भी होता है, बिल्कुल। अब मुझे बताइए सभी, आप अपने मन के प्रीणन के लिए क्या करते हैं? एनीथिंग। आप अपने मन के प्रीणन के लिए किस टाइप का कुछ एक्टिविटी करते हो? जब भी आपको कभी ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या करते हैं? फटाफट आपके सभी के आंसर्स आने चाहिए। कॉफी, वेरी नाइस। मेडिटेशन, वॉक, वाओ। लिसनिंग सॉन्ग्स, जी बिल्कुल। और आंसर्स, म्यूजिक, ओके। फटाफट सभी, सभी महिलाएं, सभी डॉक्टर्स प्लीज पोस्ट करिए। आप अपने मन के प्रीणन के लिए, कभी कंटाला आता है, कभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, डांस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डीप ब्रीथिंग, सर्वमती जी, योगा, डांस, वेरी नाइस, ठीक है बिल्कुल। तो आप देखिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रस धातु का प्रीणन ये केवल शरीर का प्रीणन नहीं, ये मन का भी प्रीणन है। यानी आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि अगर रस धातु दुष्ट हो जाता है तो मन क्या होगा? मन दुखी होगा। दुख और सुख क्या है? बताइए, दुख और सुख की व्याख्या बताइए। आपके लिए क्या सुख है उर्मिला जी, उज्ज्वला जी? परफ्यूम। सुख क्या है और दुख क्या है? कॉफी पीना सुख है? यस, वेरी नाइस लीना जी। अनुकूल वेदना सुख, और प्रतिकूल वेदना दुख। जी बिल्कुल। तो वो छोटी सी भी बात हो सकती है, जैसे मुझे, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अभी गर्मी के दिन और आप कहीं से थक के आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके मन में क्या होता है कि इतनी गर्मी है तो मुझे बस एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो बस बढ़िया हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, बस मुझे पानी चाहिए। तो वो एक गिलास पानी भी आपके लिए सुखकारी होता है। तो बस इसी प्रकार से हमारे शरीर में रस धातु ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, मानसिक लेवल की जो तृप्ति है, पुष्टि है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए रसक्षय में शरीर के साथ साथ मन भी दुखी बन जाता है। और जो लक्षण मिल जाते हैं सिमिलरली, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉग्निटिव डलनेस, मन नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। एंड सो यहाँ पे ये कोरिलेट करने के बाद हाइपोथायरॉयडिज्म, रसदुष्टि आपको थायराइड के केसेस में भी रसपाचक योग का सुंदर परिणाम मिलेगा। एकदम अच्छा, बढ़िया। आप यूज करके बताइए। So, from an Ayurvedic perspective, the root cause of Rasa Pradosha Vikar is often traced to Agnimandya, which leads to the accumulation of ama and poor tissue formation. And this pathogenesis aligns with the hypothyroid state, where metabolic insufficiency results in the accumulation of byproducts and suboptimal tissue function. That means, बिल्कुल रस दुष्टि can be considered, और हाइपोथायरॉयडिज्म में रसदुष्टि होती ही है। यानी थायराइड का केस अगर आता है तो, अगर आपके पास थायराइड का केस आता है तो देखिए, मैरिड पेशेंट है तो क्या क्या आपके पास दिमाग में आने चाहिए? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है क्या, इनफर्टिलिटी है क्या, वगैरह वगैरह। अनमैरिड है तो अलग वहां पे सोचना होगा। बट थायराइड के केसेस में जरूर आपको रस धातु को इम्प्रूव करना है। आज के बाद आपके पास आने वाले सभी केसेस थायराइड के, आप रस धातु का विचार रखकर ट्रीट करिएगा, और निश्चित रूप से आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ये सुधा जी, सेम रसपाचक का 1 से 2 गोली, ये सेम डोज रहेगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक थोड़ा, जैसे मैंने एक केस लिया था डिस्मेनोरिया का, एज 24 ईयर्स, मैरिड, कंप्लेंट डिस्मेनोरिया की थी, स्कैंटीमेंसेस थे, खुलकर नहीं आते थे, 1 दिन या 1.5 दिन ऐसे ब्लीडिंग होती थी। इसमें जो मेडिसिन यूज किए थे अलोंग विद द रसपाचक काढ़ा,
कुबेराक्षवटी कलौंजी पाउडर, ग्रंथिरज पाउडर एंड मंडूर भस्म दिया था। अभी जैसे मैंने समझाया ना कि एनीमिया हो डिस्मेनोरिया हो, आपको रस रक्त धातु के ऊपर कार्य करना होगा, रस और रक्त की पुष्टि करनी। और इसके लिए ये कॉम्बिनेशन 3 महीने यूज किया था। 4th महीने से फिर धीरे धीरे जो पीरियड्स थे वो रेगुलराइज होने लगे और खुलकर भी आने लगे थे। तो ऐसे ही कुबेराक्षवटी है या पुनर्नवा मंडूर है या जो लोह भस्म है, प्रद्रांत लोह है, काफी सारे कॉम्बिनेशंस आने वाले समय में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एक डिसीज है, यानी जैसे डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया की अलग अलग कॉजेस होती है, इवन दो साइकोलॉजिकल कॉजेस भी होती है कई बार डिस्मेनोरिया। इवन कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई कभी पेशेंट प्रिटेंड भी करता है डिस्मेनोरिया का। तो इन सब को देखकर हमें वहां पे युक्ति से मेडिसिन का उपयोग करना होता है। तो डिस्मेनोरिया में सिंपली मात्रा बस्ती भी अगर आप देते हैं ना, तो काफी इसके आपको रिजल्ट्स मिल जाते। तो ये एक केस था जो बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, जो बहुत ही आप सभी का और हमारे पास काफी केसेस आते हैं, पीसीओएस। पीसीओएस आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं है, ऐसे सबको लगता है, बट ऐसा नहीं है। जब आयुर्वेद लिखा गया तब पीसीओडी नाम नहीं था, बट उसके सिमिलर लक्षण थे। और ये पीसीओएस यानी जो एक लक्षणों का समुदाय है, इसको हम नाम देंगे आर्तव विकृति, आर्तव स्रोतस की विकृति। क्योंकि इसमें सारे जो भी लक्षण होते हैं, इरेगुलर मेंसेस या जैसे अर्बुद का बनना है, फिर इससे रिलेटेड इनफर्टिलिटीज है, वजन का कम होना हो, वजन का बढ़ना हो, जो भी। सो इट इज मेनली रिलेटेड विद द आर्तव स्रोतस। सो इट कैन बी टेकन एज अ आर्तव स्रोतस दुष्टि, आर्तव स्रोतस व्यापत या यूनि व्यापत, कोई भी आप नाम दे, क्योंकि इस सारे लक्षण तो मिलते जुलते। तो इसमें मेनली जैसे पीसीओएस दो प्रकार का होता है, एक तो लीन या ओबेस। लीन केसेस कम आते हैं हमारे पास। आज आप अगर कहीं थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आप कहीं बाहर गए हैं, घूमने गए हैं या रास्ते से गुजर रहे हैं, उसमें जो भी लड़कियां महिलाएं आती है, मेरा ऑब्जर्वेशन में बता रही हूँ, शायद आपका अलग हो सकता है। मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि जैसे 10 लड़कियां अगर थे तो 10 में से कम 4 लड़कियां ओबेस होती हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, आपका भी यही होगा आई थिंक। तो ओबेसिटी हमारे देश में बहुत बढ़ रही है, मतलब इट इज द सेकंड मोस्ट कॉज सभी प्रॉब्लम्स का। मेद धातु की विकृति, फिर लाइफस्टाइल है, काफी सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। सो पीसीओएस विथ ओबेसिटी ये केस आपके पास बहुत आती है। तो इसमें हमें आर्तव स्रोतस रस धातु का विचार करते हुए रसपाचक वटी का उपयोग करना है फॉर दीपन, एपेटाइजर, पाचन, और इम्पोर्टेंटली अग्नि का बेटर, अग्नि को स्टिमुलेट करना। फिर रस धातु अच्छा बनेगा और फिर उसके उपधातु भी अच्छे बनने लगेंगे। जैसे 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 आर्त नरिश होता है, फिर आर्त नरिश हो जाएगा तो अनार्तो नहीं होगा, है ना, आर्तो की विकृतियां दूर हो जाएंगी। फिर आगे आप आर्तो रेगुलराइज हो जाएगा, तो जो भी मैरिड पेशेंट्स है, इनफर्टिलिटी है, तो फिर धीरे धीरे आप इस पर फोकस कर पाएंगे। फिर आप वहां पे मात्राबस्ती, फलग्रूद, और भी कुछ जो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए शिरपा कल्पना है, शतावरी अश्वगंधा, ऐसे कल्प, बहुत सारे कल्प है, बहुत सारे फॉर्मुलेशन है इनफर्टिलिटी के, काफी अच्छे अच्छे। पुत्र जीवक वटी, है ना, कुशानुक चूर्ण कॉम्बिनेशन से लक्ष्मणारिष्ट, लक्ष्मणा चूर्ण वगैरह वगैरह। तो ये सब आप यूज करेंगे, बट कब यूज करेंगे? देखिए, कभी मैंने मेरा आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और कमेंट नहीं करूंगी मैं, बट कई बार ऐसे होता है ना कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इनफर्टिलिटी का केस आता है तो दे दो फलद्रुत, बट फलद्रुत देने के पहले क्या आपने स्त्रोतसों को क्लियर किया है? स्त्रोत शुद्धि तो करनी चाहिए ना आपको। दीपन पाचन शोधन क्रम को क्यों भूल जाते हो आप, है ना? सो वहां पे आपको दीपन पाचन करना है, रसपाचक देना है। फिर आप जो भी पेशेंट की प्रकृति है उसके अकॉर्डिंगली विरेचन दीजिएगा, बस्ती दीजिएगा, मात्रा बस्ती दीजिएगा। फिर पीरियड के बाद यानी 6th डे से आपको फलद्रुत का पान, फलद्रुत की बस्ती, फलद्रुत का पीचू, जो भी करना चाहे आप कर सकते हो। ऐसे ही इनफर्टिलिटी का केस आ गया तो फलद्रुत दे दिया तो फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी आपको दीपन पाचन का विचार स्त्री रोगों में करना ही है। कई बार ऐसे होता है कि स्त्री रोगों में लोग केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं,
दीपन पाचन या शोधन का विचार कम करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें ये बिल्कुल सोचना ही चाहिए। सो पीसीओएस के केस में अगर आप शुरुआत करते इस प्रकार से, तो धीरे धीरे आपके हाथ में बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट आने लगे। जो स्रोतों दृष्टि थी, अवरोध था, आर्तव स्रोतस का अगर खुल जाता है तो मेदोह का भी खुल जाएगा। जो भी कफ दृष्टि हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो लघु रुक्ष द्रव्य है ना, पटोल, कटुकी जैसे, वो सारे इस पर काम करेंगे और आर्तो अच्छे से आने लगेगा। आर्तो अच्छे से आता है तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा ना। जैसे आर्तो रुक जाता है, आर्तो में अगर प्रॉब्लम्स है तो ही आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आते हैं। इनफर्टिलिटी के केस को ट्रीट करने के लिए आप केवल जो गर्भ पोषण करने वाले, गर्भपाल, गर्भ ये गर्भ वो, ऐसे विचार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आपको सोचना चाहिए उस व्यक्ति के प्रकृति के बारे में, उस जो महिला है या उसका पार्टनर है, दोनों की शुद्धि कराना है प्रॉपरली, पूरा ऑथेंटिकली प्री कंसेप्शन पर फोकस करवाना है, और फिर जाकर आपको कई जो गर्भस्थापक योग है उसका उपयोग करना है ना। तो दोषों का बैलेंस करने के लिए वसपाचक वटी बहुत अच्छा काम करती है। जो क्योंकि पीसीओडी में कफ भी बढ़ता है, और कई पीसीओएस के केस में मेनोरोजिया होता है, पित्त भी बढ़ जाता है। सो इसमें तिक्त रस, कटु विपाक, उष्णवीर्य, उष्णवीर्य ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस में। उष्णवीर्य से क्या होगा, जो उपलेपन है स्रोतस पे, जो क्लेद जम गया है उसको वो खींचता है, उसको वो हटा देता है ना। जैसे पानी गर्म करने को रखते हैं तो पानी जल जाता है, दूध जल जाता है, पानी भी धीरे धीरे उसका भी उबलने लग जाता है। बस उस वही प्रकार से उष्ण वीर्य ये शरीर में स्रोतसों में जो अतिरिक्त संचय है किसी का भी, मेद का हो, वसा का हो, क्लेद का हो, आम का हो, उसको हटा देता है। तो उष्ण वीर्य वृक्ष, ये कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है, जो रसगत आम पाचन करेगा। रसगत स्नेह, अब मैं आगे आने वाली हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे हम। सो पीसीओडी के केसेस में आप रसपाचक का उपयोग करके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलराइज करवाइए। जो भी बाकी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन वगैरह है, क्लॉट्स वगैरह आते हैं, वो सारे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और फिर आगे, क्योंकि जैसे पीसीओडी के केसेस आते हैं तो आमतौर पर इनमें इनफर्टिलिटी होती है, बट आजकल जैसे मैंने देखा कि 14-15 साल की लड़कियों में भी पीसीओडी की शुरुआत हो चुकी होती है। कई है केसेस आपके पास भी। फिर उनमें भी, क्योंकि अब जैसे घर वाले तो बड़ी चिंता करने लगते कि इतनी कम उम्र में पीसीओडी है, या रिपोर्ट्स में फाइब्रॉइड आया है तो कैसे करेंगे, क्या देंगे वगैरह, है ना। तो ये पीसीओडी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें आप जरूर इसका उपयोग करेंगे। अभी जो मैंने रसगत स्नेह की बात की, आप मुझे बताइए रसगत स्नेह को हम क्या नाम दें, किस बीमारी से जोड़े? हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें लिपिड्स बढ़ जाते हैं। आज हम जो भी खाते हैं, बटर, चीज, पनीर, लंबी लिस्ट है, इस सब के कारण आमतौर से देखा जा रहा है कि एवरेजली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। हाइपरलिपिडीमिया जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए मिलते हैं। अब आयुर्वेद में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है हाइपरलिपिडीमिया का, बट मुझे ऐसे लगता है कि कैन वी कोरिलेट इट विद द रसगत स्नेह, क्योंकि रस धातु, देखिए इसको समझिए कैसे समझना है। रस धातु पूरे शरीर में विक्षेपित होता है ना, रस और रक्त दोनों मिलके। तो जैसे ही ये सर्कुलेट होता रहता है, अब और बेसिक चीजों पे जाते हैं, जैसे हमारा जो शरीर में जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम हार्ट करता है। ब्लड इट इज लिक्विड इन नेचर, ओके। ब्लड लिक्विड रहता है, इसीलिए उसको आराम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। बट अगर आप ज्यादा फैट, ऑयल वाला खाना खाते हैं, तो आपके शरीर में, इस व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे स्नेह कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमने लगेगा। अब ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमता है? ये जमता है आर्टरीज में। आर्टरीज में जमता है, सिंपल सी बात है, बड़ा एकदम सिंपल। आपके घर में जैसे महिलाएं ज्यादा होंगी यहाँ पे क्लास में, तो आपके घर में जो बेसिन होता है, सिंक होता है, उसमें कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है, बेसिन ब्लॉक हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं,
वो ब्लॉक को हटा देते। बेसिन ब्लॉक होता है तो पानी नहीं जाता है ना, पानी धीरे धीरे से जाता है या वहां पे रुक जाता है। अब बस वही बात, आर्टरीज में, धमनियों में अगर अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, यानी ब्लड जो पहले पतला था इस स्निग्ध गुण के कोलेस्ट्रॉल के कारण, वो ब्लड जो पतला था वो थोड़ा कम पतला रहेगा, इट बिकम्स नाउ सेमी सॉलिड। अब जैसे आसानी से जो धमनियां इसको ट्रांसपोर्ट करती थी, हार्ट भी अच्छे से काम करता था, इसी प्रकार से अगर धमनियों में ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा है तो हार्ट के ऊपर लोड आएगा, है ना। हार्ट उसको आराम से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा और इसके कारण से फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट पर लोड आता है। जी बिल्कुल। तो जो काम पहले आसानी से होता था क्योंकि रक्त पतला था, अब रक्त घट्ट हो गया है। आप ही सोचिए, आपके सिंक में अगर आप बहुत ज्यादा कुछ घी या वसा में पदार्थ, चीज बटर वगैरह डालते हो तो वो जाएगा क्या, ब्लॉक हो जाएगा, है ना। बस इसी प्रकार से अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्नेह बढ़ जाता है तो ये चिपकर बैठेगा, या जिसके कारण से रक्त का पतलापन कम होगा, रक्त घन बनेगा, और इस घन रक्त का वहन करने के लिए हृदय, मस्तिष्क, सभी मेजर ऑर्गन्स पर लोड आएगा। और ये आज की मेजर समस्या है, ये आज का मेजर कारण है। आज रिपोर्टेडली 16-18 ईयर्स के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रही है, रिपोर्टिंग है ये, इतने कम उम्र के बच्चों। इसका कारण है रसगत स्नेह, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ रसगत स्नेह। बस इसमें क्या करना है अगेन, क्या सिंपली मराठीमध्ये, मराठी मला समजत असेल तर मराठीमध्ये आपण बोलतो ना, खरवडून काढणे, खरवड़ून काटने। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे हमने घर में खाना बनाया कुछ, जैसे कढ़ाई में अ, जो सब्जी बनाई थी उसमें ऑयल ज्यादा था, तो वो ऑयल चिपक कर बैठता है कढ़ाई को। फिर हम इसको जब साफ करना चाहते हैं तो वो आसानी से नहीं निकलता है। फिर हम अच्छे से ज्यादा वॉशिंग जो होता है वो डिटर्जेंट पाउडर या साबुन लेकर और बड़ी सी घसनी से उसको जोर जोर से घसते हैं। फिर वो जो तेल है, जो वसा है, वो निकल जाता है ना। हमें जोर लगाना पड़ता है उसको निकालने के लिए, स्क्रैपिंग, करेक्ट। तो ये स्क्रैपिंग, लेखन, खरवड़ने ऐसे मराठी में हम बोलते हैं, खरवड़ून काटने, ओरबाडून काटने, इसको पूरा हटाना, खींचना। तो ये खींचने का कार्य रस धातु के अंदर के स्नेह को ये पटोल करता है, ये रसपाचक वटी करती है, जिसके कारण से हाइपरलिपिडिया में केसेस में जो भी अतिरिक्त स्नेह वसा है वो कम हो जाता है। पटोल तिक्त पाचन का कार्य। एंड सो ये बहुत सुंदर काम करेगा। आज के बाद आप यूज करके देखिएगा कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में, हाइपरलिपिडियम के केसेस में, क्योंकि यही हमारा दुश्मन है। आज हमारा दुश्मन कौन है सबसे ज्यादा, लिपिड्स। हाँ, चाहिए हमारे शरीर के लिए बट अतिरिक्त नहीं, अति सर्वत्र वर्ज्य, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड्स, ये हमें कम करने हैं और इसके ऊपर भी रसपाचक बहुत सुंदर तरीके से कार्य करता है। सो देखिए, ये पूरा आर्तवह विकार, रस प्रदोषज विकार, इतने सारे डिसीज के साथ साथ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रस धातु का एक जो उपधातु है उसके ऊपर तो मैंने बहुत कुछ बताया। अब आगे मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ, दूसरा उपधातु स्तन्य। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों में स्तन्य दुष्टिजन्य विकारों में इसका उपयोग किया था? हैव यू एवर यूज्ड दिस? प्रियंका जी, प्रीति जी, सारे डॉक्टर्स, रूपाली जी, ऋतुजा मैम, सुधा जी, सुप्रिया मैम, सुनंदा जी, कैन यू प्लीज पोस्ट? वेरी नाइस। आशा जी, आपने यूज किया है? नहीं, टेक, नो, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। ओके, हाँ, बहुत कम लोगों ने। जी, ठीक है, ठीक है। यस बिल्कुल। अब जैसे देखिए, यहाँ पे भी वही बातें आती है, स्तन्य दुष्टि। अब ये तिक्त रस स्तन्य का शोधन करता है,
तो स्तन्य दुष्टि, वातज, पित्तज, कफज वगैरह बहुत सारे प्रकार की, 8 प्रकार की बताई गई है। बट नॉर्मली ये इतना डायग्नोसिस हम कम ही कर पाते कि जैसे फेनिलता है या उसका कलर वगैरह है ना, क्योंकि वो माँ भी ठीक से बता नहीं पाती है जो लक्षण होते हैं। बट बेसिकली हमें ये समझना है कि ये रस धातु से ही बना है। तो रस धातु को आप इम्प्रूव करते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है कि मुझे मतलब दूध नहीं आ रहा है या बच्चे का पेट नहीं ठीक से भर रहा है वगैरह, तो स्तन्य दुष्टि या स्तन्य स्राव अगर कम होता है तो वहां पे हमें रस धातु का पोषण करवाना। और रस धातु का पोषण करवाना यानी रस धातु अगेन अच्छे से बनवाना। अच्छे से बनवाने के लिए क्या चाहिए? फिर अगेन जो अग्निमान्य धात्वाग्निमान्य उसको हटाना, स्रोतों को दूर, अवरोध को दूर करना। और इसके लिए अगेन यहाँ पे आप रसपाचक योग का उपयोग कर सकते हो। सो रस धातु क्वालिटी का बनेगा और इनडायरेक्टली इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। हमने जैसे महाराष्ट्र में आपके यहाँ भी वैसे होगा, जब जो प्रसूति वाली जो महिला होती, स्त्री होती है ना, उसको दूध पिलाते हैं। ऐसे मानते हैं कि दूध पीने से दूध आता है ना। बिल्कुल यही यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने के लिए आपको पतला रस धातु समान द्रव्य यानी दूध का ही उपयोग करना। तो यानी रस धातु को बढ़ाना है। रस धातु बढ़ेगा तो अल्टीमेटली, अब यहाँ पे कई बार जो स्ट्रेस फैक्टर है जिससे रस धातु दुष्ट होता है। आज की महिला जो वर्किंग है, जो सुंदरता को बनाए रखना चाहती है, तो वो दूध भी नहीं पिलाना चाहती है माँ को, ऐसे भी है। बट अभी ट्रेड चेंज हो रहा है। सो ये जो स्ट्रेस है उसके कारण भी, या निगेटिव थिंकिंग है, इसके कारण भी रस धातु दुष्ट होता है और रस धातु ठीक से बनता नहीं है, तो दूध भी ठीक से आता नहीं। सो रस धातु का डिस्फंक्शन करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर भी ब्रेस्ट मिल्क डिसीजेस में भी रसपाचक योग का उपयोग करना है। सो आर्तो दुष्टि, स्तन्य दुष्टि, अब और भी कुछ डिसीजेस है जैसे अर्बुद है। अर्बुद भी, अर्बुद में भी हमें लघु रुक्ष तिक्त गुण का उपयोग करना है। सो वी कैन यूज इट इन द फाइब्रॉइड्स ऑल्सो। बिकॉज देखिए, तो एक बेसिक कंसेप्ट तो है हमारे पास कि अग्निमांद्य ही रोगों का कारण है। तो यहाँ पे जो दीपन पाचन का उपयोग करना है, और खास करके दीपन पाचन ऐसी एवरेजली नहीं यूज करना है। वो तो ठीक है कि आप आम पाचक वटी हर डिसीज में दे सकते हैं, बट आप सोचिए अगर आपने स्पेसिफिक स्रोतस या स्पेसिफिक धातु का दीपन पाचन करवाया तो कितना अच्छा होगा। तो बस इसीलिए रसपाचक वटी बनी है कि आप रस धातु की विकृतियों में उसका उपयोग कर सके। एंड सो काफी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर इसके उपयोग है। और भी कुछ केसेस है और भी कुछ डिस्कशंस है जो मैं आने वाले समय में करूंगी। और मैं ऐसे ही एक एक डिसीज और उसके ऊपर जो भी फॉर्मुलेशंस है, अनुभूत है, ग्रंथोक्त है, जो है वो सारे आगे आने वाले समय में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये मैंने रसपाचक योग के बारे में बताया आज आप सभी को। और भी कुछ यूजेस है जो एक्सक्लूसिव है। बहुत ही आज का ये पूरा सत्र एक्सक्लूसिव था, ये खास मैंने आप सभी के लिए बनवाया था। एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली विद द ह्यूज रिस्पॉन्स। एंड बहुत ही आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे उपस्थित है और मुझे पूरा आपने सुना। कोमल जी, और आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आने वाले समय में इसको डिस्कस करेंगे। वैशाली जी। रसपाचक वटी मैम ब्रांड तो आप कोई भी यूज करिएगा, जैसे सभी कंपनियों की ये बनती है। बट आप जरूर इसको यूज करें। मैंने ये टॉपिक आज इसीलिए सेलेक्ट किया था, विन्नी जी नमस्ते, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि रसपाचक पाचन योग की तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहती थी, ध्यान बढ़ाना चाहती थी। क्योंकि आमतौर पर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि रस जैसे गायनिक में थोड़े लिमिटेशंस आते हैं। एंड जैसे आपने गायनिक अभी अभी स्टार्ट किया होता है तो फिर हम आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं। फिर शोधन या फिर ओपीडी लेवल पे सेटअप नहीं है, या पंचकर्म के लिए सेटअप नहीं है वगैरह, ऐसे प्रॉब्लम्स है। मैं समझती हूँ इन सभी प्रॉब्लम्स को, बट स्टिल मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसको, इस बेसिक कंसेप्ट को समझिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सोनल जी, आप यूज तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल के बाद, 10 साल के बाद यूज करिएगा, डोज कम करिएगा।
और मैं सजेस्ट करूंगी ओबेसिटी, जहां जहां पे भी आप, जैसे पहले आप आम पाचक पट्टी यूज करते थे ना ओबेज पेशेंट्स के लिए, पीसीओडी के लिए वगैरह, आमतौर पर सभी लोग आम पाचक पट्टी यूज करते हैं, चित्रकादी अग्निकुंडी वगैरह। बट आप ना इसको यूज करके, इन इवन दो अननोन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी के केसेस में भी, अननोन कॉज यानी मतलब कॉज रूल आउट नहीं हो रहा है, सब किया, सोनोग्राफी किया, एनालिसिस किया, ये किया वो किया, सब किया, बट कुछ रूल आउट नहीं हो रहा है, तो आप इसको जरूर यूज करिएगा। वात व्याधि, हाँ मैम, अगर वात व्याधि आप रिलेट, जैसे आप ये कहना चाहती है क्या कि संधिवात वगैरह ऐसे बोल रहे हैं, या पैरालिसिस वगैरह वात व्याधि, कौन से कैटेगरी के? रसगत वात में भी काम करेगा मैम, ड्राइनेस वगैरह होता है ना, रसगत वात यानी जैसे बहुत ज्यादा ड्राइनेस, रुक्षता जन्य विकार है, संकोच, अवरोध, कॉन्स्टिपेशन भी है तो भी चलेगा। यस बिल्कुल। फीमेल्स, तो मैंने अभी ये रेंज तो बस एक टाइम लिमिट के लिए इंटरेक्शन किया है, बट और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। मैम फेशियल हेयर का फॉर्मूला है, वो मैं बताऊंगी आपको आने वाले समय में, उसमें भस्म होते हैं, मनशील हड़ताल वगैरह। यस, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस, वर्षा जी? और कोई प्रश्न? तो आप सभी, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था। मैम ने रसपाचक का इस्तेमाल बहुत सारे व्याधियों में बताया कि कैसे इस्तेमाल करना है। हमने पीसीओडी देखा, कोलेस्ट्रॉल देखा, थायराइड देखा, और बहुत सारे कंडीशंस के बारे में मैम ने बताया है। आपके कुछ पर्सनल कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। और ऐसे ही स्त्री रुग्ण में अगर आपको स्त्री रोग के बारे में और भी जानकारी चाहिए, मैम से और भी लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, तो मैम ने आईआईएस के साथ एक 7 डेज का ऑनलाइन वर्कशॉप हमने कंडक्ट किया है, जिसमें हम 50 से भी ज्यादा स्त्री रोग जो है, मतलब स्त्री में होने वाली व्याधियां जो है, उनके बारे में उनके फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो इट इज अ मास्टर क्लास ऑफ फॉर्मूलाज इन स्त्री रोग, जहाँ पे 50+ रोगों के बारे में हम देखेंगे, और 1000+ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस कैसे इस्तेमाल करना है, उसका डोज क्या होगा, किस अनुपात के साथ, कितनी बार, हम सब डिटेल में देखेंगे। तो अगर वो क्लास 7 डेज का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए। मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में ही। कोर्स की फी बहुत ही अल्प है, ओनली 1200 है। जैसे ही जैसा आज का क्लास था, और जैसे उस दिन का क्लास था थायराइड के बारे में, वैसे ही हम हर रोग के बारे में देखेंगे। 7 डेज का क्लास होगा, आपकी सारे क्वेरीज के आंसर्स भी आपको मिलेंगे। पोस्ट वर्कशॉप भी 1 साल तक आपको अच्छा सपोर्ट रहेगा। वर्कशॉप के जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे फॉर 1 ईयर। और आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं सी रोग के बारे में, तो ग्रुप में भी हम डिस्कस करेंगे, मैम उसको आंसर करेगी, मैम आपको आपके हर डाउट को सपोर्ट भी करेंगी। फीस ऑफ द कोर्स इज 1200, सिर्फ 1200 रुपये फीस है। 7 डेज का क्लास है ये। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, और एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि आज आपने ये फ्री लेक्चर की लिंक आईआईएएस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट? ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, 100+ व्हाट्सएप ग्रुप है आईआईएस के। अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स में जुड़े हो, तो आप बाकी के ग्रुप्स लीव कर सकते हो। ये सिर्फ देखिए कि ग्रुप का नाम आईआईएस से स्टार्ट होना चाहिए।
अगर ग्रुप का नाम IIA से स्टार्ट हो रहा है और आप ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में हो, तो आप सिर्फ एक ही ग्रुप में रहिए, ताकि आपको मतलब आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं। अगर आप मल्टीपल ग्रुप में होंगे तो आपको दिक्कत होगी बहुत सारे मैसेजेस के कारण। आपको कुछ डाउट्स है? आपको आज का सत्र कैसे लगा? अनम्यूट करके आप मतलब बता सकते हो, और डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। जो 7 डेज के लेक्चर्स होने वाले हैं, उसके स्टडी मटेरियल नोट्स भी मिलने वाले हैं आपको। रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगे, लाइव लेक्चर होने वाला है। जैसे आज का फॉर्मूला हमने देखा है, वैसे सिर्फ हर एक फॉर्मूला हम देखेंगे। उसमें PCOD भी होगा, हिर्सुटिज्म भी होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, वाइट डिस्चार्ज, इनफर्टिलिटी, ये सारे चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है। नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होगा मैम, नोट्स तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे ना, PDF। मैंने लिंक भी शेयर यस। की है। हाँ, मैंने लिंक भी शेयर की है, आप डायरेक्टली कोर्स वहां से परचेज कर सकते हो। कोर्स स्टार्ट होने वाला है इस सैटरडे से। आज थर्सडे है ना, तो परसों से क्लास स्टार्ट होने वाली है, सैटरडे से। डेली नाइट को क्लास रहेगा, 7:45 या 7:30 हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ताकि 9 o'clock तक आपका क्लास खत्म हो जाए। एंड ऑल स्त्री रोग वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सब देखने वाले हैं। मैम, आप कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट कर सकते हैं कि आप कौन से व्याधियां लेने वाले हो 7 डेज या में, बिल्कुल। 50 डिसीज। और यस। एक जन का मतलब ये भी डाउट था कि 7 डेज में 50 डिसीज कवर हो सकते हैं क्या? एक्चुअली सब जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से स्टार्ट करके आई विल गो विथ ब्रेस्ट डिसीजेस, गर्भिणी विकार, सूतिका विकार, सभी प्रकार के मेनोपॉजल सब कुछ, यानी स्त्रियों से रिलेटेड सारी विकार। और उसके कुछ जैसे प्लान ए, प्लान बी, मेडिसिन सारे आएंगे उसमें, ऑलमोस्ट ऑल कवर हो जाएंगे। कुछ लाइक थोड़े जनरल डिसीजेस भी, जैसे STD डिसीजेस है या जनरल डिसीजेस है, वो भी सारे हैं। गर्भिणी के भी है सारे, लाइक वुमन से लेकर सर्दी से लेकर सारे आएंगे उसमें। सूतिका जन्य विकार है, टॉर्च जैसे भी है कुछ, इनफर्टिलिटी, टॉर्च, PCOD, सब कुछ आएगा उसमें। और फिर लास्ट डे पे आप जो भी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली। मैम, PCOD में जो हिरसुटिज्म या बॉडी है, थिक ग्रोथ जो रहती है फेशियल या बॉडी की, उसके बारे में भी हम कुछ देखने वाले हैं। यस यस, वो भी आपको फॉर्मुलेशन भी मिलेगा उसकी संप्राप्ति, और वो भी मैं डिस्कस करूंगी। अभी जैसे वही है, सेम कंसेप्ट है कि रस धातु ही इसमें दुष्ट हम मानते हैं, क्योंकि रस धातु ही सभी त्वचा का पोषण वगैरह करता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम, हम्म। हिस्टोरिज्म के बारे में। थोड़ा अलग विचार में आज वहां के पे। लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। यस मैम, आपके विचार बहुत ही अच्छे मैम, क्योंकि थायराइड के लेक्चर में भी मैंने देखा आपके मतलब कैसे है, स्टूडेंट्स के नहीं के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं हाँ, कि ये क्यों करना है, यही क्यों करना है। वही जरूरी है। केवल फॉर्मुलेशंस देना ये उद्देश्य नहीं है, वो समझना भी चाहिए केवल। राइट मैम। और क्लासेस की टाइमिंग दूसरे क्लास की टाइमिंग से क्लैश नहीं होने वाली है, इसकी हम मतलब हमने ये किया है कि आपके क्लैशेस ना हो टाइमिंग। तो 7:30 PM या 7:45 PM मैक्सिमम हम स्टार्ट करेंगे, एंड 9 o'clock तक आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे आपको। मैम, आपको बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं कि आपकी क्लासेस हमेशा ही बहुत अच्छे हाँ। रहते हैं, इंफॉर्मेटिव रहते हैं। छोटे टाइम में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है मैम, कम टाइम में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। वैसे ही 7 डेज में भी मैम आपको देने में कुछ चूकेंगे नहीं, है ना मैम? 7 डेज में हम्म। बहुत जन को ये लगता है ऐसे कि 50 रोग कैसे होंगे, बट इट इज अ स्किल। ये एक स्किल होता हाँ है कि कैसे, जी। है ना मैम? एक आधे दिन कम ज्यादा हो आपको, सकता है, ज्यादा ही होता है, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होता है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। वी आर वेरी ग्लैड। आज ऑलमोस्ट 180 अबव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड थे क्लास के लिए।
सो आई थिंक वी कैन एंड द मीटिंग नाउ. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो. एंड वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड, अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स में हो आईआईएस के, तो हर ग्रुप में सेम मैसेज आने वाला है, तो आप ग्रुप लीव कर सकते हो. ओके, किसी एक या दो ग्रुप में ही आप रहिए. और जो मेन ग्रुप है, हर मेन ग्रुप में मेन ये वर्ड आया है, उस ग्रुप को टाइटल दिया है हमने मेन नाम से. ओके, सो मेन वाले जो ग्रुप है वो प्लीज आप लीव ना कीजिए. ओके, इफ यू वांट आई कैन शेयर यू माय स्क्रीन. मुझे बस आप बताइए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या. मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखाती हूँ, है ना, आईआईएस के. सो ये आईआईएस का व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर आप देखोगे ऐसी आईआईएस भस्मक वैदी, आईआईएस फ्री लेक्चर, आईआईएस फ्री आयुर्वेदा लेक्चर, राइट, आईआईएस पांच भौतिक, हर ग्रुप में सेम ही मैसेज आने वाला है. अगर आप इस नाम से आईआईएस के किसी भी ग्रुप में हो तो प्लीज आप, मल्टीपल ग्रुप में अगर होते हो तो आप लीव कर सकते हो. ओके, क्योंकि सेम मैसेज हर ग्रुप में आने वाला है. इज इट ओके, क्लियर टू एवरीवन? We'll end the meeting tomorrow. I'll share the recording of this class. Thank you very much, ma'am. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आज 180 के लगभग सब लोग थे, आपको लेक्चर कैसे लगा? जितने ज्यादा लोग रहते हैं उतना इंटरेक्टिव सेशन होता है, उतना अच्छा सेशन होता है. तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे जो फ्री लेक्चर्स के ग्रुप है उसकी लिंक आप आपके दोस्तों को, आपके क्लासमेट्स को, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप भेजिए, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े, एक अच्छा डिस्कशन हो और एक अच्छा नॉलेज हमें सबको मिले. हम हमारा नॉलेज एक दूसरे के साथ में शेयर करें. सेकंड चीज ये है कि अगर आपको भी कुछ फ्री लेक्चर्स ऐसे लेना है, आपके सक्सेसफुल स्टोरीज डिस्कस करना है, तो आप मुझे या मंजूषा मैडम को बात कर सकते हैं. वापस मैं एक बार समराइज करना चाहूंगा कि कोई भी हमारे एक फ्री ग्रुप में बने रहिए. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, हमारे लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए यूजफुल लगते हैं, तो प्लीज हमारे फ्री लेक्चर्स के ग्रुप की लिंक आप आपके दोस्त लोगों को भेजिए, जहां पर आपको फ्री लेक्चर्स के मैसेज भी मिलेंगे, कुछ नॉलेज अपग्रेड करने के रिगार्डिंग जो कोर्सेस है उसके भी मैसेज आपको मिलेंगे. थैंक यू. ये कोर्सेस के लिए सिर्फ नहीं है क्लासेस, आप फ्री लेक्चर्स कर सकते हो. आपको कोर्स करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है. हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपको जो भी कोर्स है वो कम से कम फीस में आपको मिले. सो स्त्री रोग के फॉर्मूला की जो मास्टर क्लास रहती है इतने कम फीस में, सिर्फ आईआईएस के प्लेटफॉर्म ही ऐसे है कि जहाँ पे हम बहुत ही मिनिमल फीस में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं. इट इज नॉट जस्ट फॉर द कोर्स. आपको कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक है, आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर फ्री लेक्चर हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो. विल ट्राई टू अरेंज इट, ओके, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. सिर्फ सिर्फ स्त्री रोग ही नहीं, आपको कुछ बाल रोग चाहिए, त्वचा के ऊपर चाहिए, कोई भी चाहिए, आप हमें बता सकते हो. थैंक यू वेरी मच मैम. विल लीव द सेशन. फ्री लेक्चर्स क्या आईआईएस ऐप में भी, हाँ, आईआईएस ऐप में भी कुछ लेक्चर्स है. अगर आपके पास ऐप है ना, तो फ्री लेक्चर्स वहां पे भी अवेलेबल है. यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पे भी अवेलेबल होगा. ठीक है, ये सारे फ्री लेक्चर्स. तो मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भेजती हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए. फेसबुक पे, इवन इंस्टाग्राम पे, जो लास्ट टाइम का जो थायराइड का लेक्चर है वो इंस्टाग्राम पे था, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो. मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ लिंक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट. थैंक यू शिल्पा मैम.